क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सांस तो ले रहे हो पर हवा अंदर नहीं जा रही? एक अजीब सी घुटन, एक ऐसी बेचैनी जो तुम्हारी छाती पर किसी भारी पत्थर की तरह रखी हुई है। रात के 2 बज रहे हैं, कमरे में बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ पंखे की आवाज आ रही है। पर तुम्हारे दिमाग के अंदर एक पूरा शहर जल रहा है। दिमाग में इतना शोर है कि तुम अपने ही दिल की धड़कन नहीं सुन पा रहे। मैं जानता हूं ये कैसा लगता है मेरे भाई, क्योंकि मैं उस अंधेरे में रहा हूं। और आज जिसकी कहानी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, रोहन, वो भी उसी अंधेरे का शिकार था। रोहन 28 साल का एक आम सा लड़का। पुणे के कोथर एरिया की एक पतली सी गली में उसका छोटा सा 1 BHK फ्लैट था। बाहर से देखो तो सब नॉर्मल था, एक IT जॉब, ठीक ठाक सैलरी, दोस्तों के साथ वीकेंड पर चाय। पर अंदर से रोहन राख बन चुका था। उसकी लाइफ एक ऐसी ट्रेन बन चुकी थी जिसका ब्रेक फेल हो गया था और वो बस खिड़की से बाहर देखकर घबरा रहा था। रोहन का सबसे बड़ा स्ट्रगल उसकी एक्सटर्नल लाइफ नहीं थी, उसका इंटरनल हेल्थ था। उसका 3 साल पुराना रिलेशनशिप अभी हाल ही में टूटा था। उसकी गर्लफ्रेंड रिया उसे छोड़कर चली गई थी। रोहन ने सब कुछ ट्राई किया। उसने लंबे लंबे व्हाट्सएप पैराग्राफ्स लिखे, उसके आगे रोया, उसके दोस्तों से बात की। रोहन बेसिकली उस इंसान को फोर्स करने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे समझे, उसकी रिस्पेक्ट करे और उससे प्यार करे। पर सच्चाई ये थी कि सामने वाला बदल नहीं रहा था। और इधर ऑफिस में उसका मैनेजर एक टॉक्सिक इंसान था जो रोहन के हर एफर्ट में गलतियां निकालता था। रोहन रातों को जाग कर काम करता, इस उम्मीद में कि शायद उसके बॉस का बिहेवियर बदल जाए। इन दोनों सिचुएशंस में रोहन एक ही चीज कर रहा था। वो रोते हुए, ओवरथिंक करते हुए बस यही सोच रहा था, काश वो इंसान ऐसा बिहेव करता, काश सिचुएशन अलग होती, काश फ्यूचर सेफ होता। उस रात 2 बजे रोहन अपने बेड पर बैठा था। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ उसके फोन की ब्लू स्क्रीन उसके चेहरे पर रोशनी डाल रही थी। उसने रिया की डीपी देखी, फिर ऑफिस की ईमेल खोली। उसके सीने में वो हैवी फीलिंग इतनी बढ़ गई कि उसे लगा उसका दम घुट जाएगा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं बचा है। ये जो हेल्पलेसनेस थी, यही उसकी एंग्जाइटी को एक मॉन्स्टर बना रही थी। क्योंकि जब हमें लगता है कि चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, तो एंग्जाइटी लिमिट क्रॉस कर देती है। और तभी यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए उसके सामने एक वीडियो आई, एक बुक समरी। रोहन ने बिना सोचे उस पर क्लिक कर दिया और उस वीडियो की पहली ही लाइन ने रोहन के दिमाग में एक जोर का थप्पड़ मारा। एक ऐसी सच्चाई जो इतनी सिंपल थी पर उसने कभी देखी नहीं थी। वीडियो में आवाज आई, जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अक्सर इस वजह से नहीं होती कि सिचुएशन कितनी खराब है, बल्कि इस वजह से होती है कि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। रोहन वहीं रुक गया। उसकी सांसें थोड़ी धीमी हुईं। ये क्या था? बुक बता रही थी कि जिंदगी सिर्फ 2 हिस्सों में बटी होती है। एक वो चीजें जो तुम कंट्रोल कर सकते हो और दूसरी वो जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरों का बिहेवियर, पास्ट, फ्यूचर, लक, एक्सटर्नल सिचुएशंस, ये सब हमारे कंट्रोल में कभी थे ही नहीं। पर हमारी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? इन्हीं चीज़ों को बदलने में। जो कंट्रोल में है उसे हम इग्नोर कर देते हैं और जो कंट्रोल में नहीं है उसे बदलने की कोशिश करते रहते हैं। रोहन के दिमाग में फ्लैशबैक्स चलने लगे। रिया का उसको इग्नोर करना, बॉस का उसको डांटना। उसने रियलाइज़ किया कि पिछले 6 महीने से वो उन चीज़ों से लड़ रहा था जो एक सीमेंट की दीवार थी। वो रिया के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहता था। वो अपने पास्ट डिसीजंस को बदलना चाहता था। काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो डिसीजन अलग होता। वो यही सोचता रहता था, जबकि पास्ट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। वो घुट रहा था क्योंकि वो भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। वो दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। तो मेरे कंट्रोल में क्या है? रोहन ने अंधेरे कमरे में खुद से पूछा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। बुक ने जवाब दिया, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा रिस्पॉन्स। किसी ने तुम्हें गलत कह दिया तो तुम उसके वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो तुम उस पर जोर नहीं डाल सकते, पर तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम खुद कैसा बिहेव करते हो, कितनी बाउंड्री सेट करते हो और किस लेवल तक टॉलरेट करते हो। रोहन के सीने पर रखा वो 10 किलो का पत्थर अचानक से थोड़ा खिसकने लगा। उसको पहली बार जिंदगी में फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल नाम के माइंडसेट का पावर समझ आया। उसके दिमाग में एक सिंपल सा सवाल गूंजने लगा, एक ऐसा सवाल जो उसे उस रात रोने से बचा लेने वाला था। इसमें क्या मेरे कंट्रोल में है? ये सवाल एक चाबी थी। इस एक सवाल ने रोहन को एक हारे हुए विक्टिम से उठाकर एक क्रिएटर बना दिया। उसे समझ आ गया था कि लाइफ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पॉसिबल है।
रोहन ने अपना फोन लॉक किया। कमरे की साइलेंस जो पहले उसे खाने को दौड़ रही थी, अब थोड़ी शांत लगने लगी। उस रात महीनों बाद रोहन को एक डीप नींद आई। एक उम्मीद जागी थी कि शायद इस दर्द से बाहर निकलने का रास्ता वहां नहीं है जहां वो अब तक ढूंढ रहा था। रास्ता बाहर नहीं, अंदर था। लेकिन सुनने में ये जितना आसान लगता है, अगले दिन सुबह जब असली जिंदगी शुरू होती है, तब ये अप्लाई करना उतना ही रुला देने वाला होता है। रोहन को अभी अंदाजा नहीं था कि उसका कंडीशन्ड माइंड उसके इस नए माइंडसेट से कितनी बुरी तरह लड़ने वाला था। भाई तुम्हें क्या लगता है, एक रात एक यूट्यूब वीडियो देख लेने से, एक आहा मोमेंट आ जाने से जिंदगी अगले दिन सुबह जन्नत बन जाती है? नहीं, असली दलदल तो अगले दिन सुबह शुरू होता है। जब रोहन अगले दिन सुबह उठा तो उसका दिमाग फिर से उसी बेचैनी के साथ स्टार्ट हुआ। वो पुरानी आदत, वो छाती का भारीपन वापस आ गया। बुक ने कहा था कि अपने रिएक्शन को कंट्रोल करो, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर फोकस करो। पर जब तुम सालों से एक ही पैटर्न में जी रहे हो तो नया माइंडसेट पहनना एक लोहे के जूते पहनने जैसा दर्दनाक होता है। ऑफिस पहुंचते ही उसका टेस्ट शुरू हो गया। रोहन की टीम की मीटिंग चल रही थी और उसके टॉक्सिक मैनेजर ने सबके सामने उसकी एक छोटी सी गलती पर उसे जलील कर दिया। रोहन, तुम्हारा फोकस कहाँ है आजकल? तुमसे एक बेसिक प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं बनती। तुम आईटी में कर क्या रहे हो? उस एक लाइन ने रोहन के अंदर का पूरा सिस्टम हिला दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो कंट्रोल वाला माइंडसेट, वो सारी पॉजिटिविटी खिड़की से बाहर निकल गई। उसके अंदर का वो इनर क्रिटिक, वो जज करने वाली आवाज पूरी ताकत से चीखने लगी। दिमाग में शोर शुरू हो गया, तू सच में बेकार है, बॉस सही कह रहा है, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। रिया ने भी इसलिए तुझे छोड़ा क्योंकि तेरी कोई औकात नहीं है। रोहन भागकर ऑफिस के वॉशरूम में गया। उसने दरवाजा लॉक किया और सिंक को कस के पकड़ लिया। वो आईने यानी मिरर में खुद को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दम घुट रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कल रात ही तो उसने खुद को संभाला था, तो आज फिर वो एक फ्रॉड क्यों फील कर रहा है। वो कोशिश कर रहा था कि वो इन बातों से अटैच ना हो, पर उसका माइंड उसे बार बार उसी घुटन में खींच रहा था। तभी आईने में देखते हुए उसे बुक का दूसरा सबसे ब्रूटल सच याद आया। बुक ने कहा था, हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा इल्यूजन ये है कि हम अपने थॉट्स को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। योर थॉट्स आर नॉट यू। रोहन वहीं रुक गया। उसने खुद से पूछा, अगर ये दिमाग कह रहा है कि मैं बेकार हूं, तो क्या सच में मैं बेकार हूं? बुक कहती है कि थॉट्स सिर्फ आसमान में आने जाने वाले बादलों यानी क्लाउड्स की तरह होते हैं, और हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हर बादल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रोहन ने ट्राई किया। उसने आंखें बंद की और सोचा, मैं इन थॉट्स को सिर्फ देखूंगा। पर 5 सेकंड बाद ही दिमाग फिर चिल्लाया, तो फेल है। रोहन रो पड़ा। यह अप्लाई करना आसान नहीं था। माइंड बार बार उसको थॉट्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल पागल हो जाएगा। फिर उसे उस चैप्टर का एक छोटा सा प्रैक्टिकल रूल याद आया, लेबलिंग। बुक में क्लियर लिखा था कि जब माइंड अटैक करे तो उस नेगेटिव थॉट को सिर्फ एक लेबल दे दो। रोहन ने लंबी सांस ली। उसने आईने में अपनी लाल आंखों में देखा और कोशिश करके बोलना शुरू किया, मैं बेकार नहीं हूं, ये सिर्फ एक नेगेटिव थॉट पैटर्न है। मैं हमेशा फेल नहीं होता। ये मेरी अंदर की आवाज़, मेरा इनर क्रिटिक बोल रहा है, जो मुझे नीचे खींच रहा है। भाई, जब तुम पहली बार अपनी अंदर की आवाज़ को चैलेंज करते हो ना, तो एक अजीब सा झटका लगता है। रोहन ने वॉशरूम की उस साइलेंस में रियलाइज़ किया कि ये आवाज़ उसकी नहीं थी। ये पास्ट के एक्सपीरियंसेस, लोगों के ताने और उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ की आवाज़ थी, जो उसके अंदर स्टोर हो चुकी थी। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं हमेशा फेल होता हूँ? नहीं। उसने पिछले महीने ही एक मेजर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किया था। इनर क्रिटिक सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर रहा था, बाकी सब इग्नोर कर रहा था। उस एक पल में एक चमत्कार हुआ। रोहन के अंदर एक डिस्टेंस बनी। उसने उस नेगेटिव थॉट को अपने अंदर से निकालकर बाहर रख दिया। अब वो उस थॉट के अंदर फंसा हुआ नहीं था, बल्कि उसे बाहर से खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा था। वो 100 किलो का पत्थर जो उसकी छाती पर रखा था, वो पूरी तरह नहीं हटा, पर वो 90 किलो का जरूर हो गया। उसकी धड़कन नॉर्मल होने लगी। उसने खुद को एक दोस्त की तरह ट्रीट किया। खुद को बुरा भला कहने के बजाय उसने खुद से धीरे से कहा, गलती हुई है, ठीक है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं बेटर बनने की कोशिश कर रहा हूं। उसने परफेक्शनिज्म के उस प्रेशर को छोड़कर इंप्रूवमेंट का माइंडसेट अपना लिया। रोहन वॉशरूम से बाहर निकला। पहले वाला रोहन होता तो पूरा दिन सोता हुआ डिप्रेशन में निकाल देता, पर इस बार नए रोहन ने रिएक्ट नहीं किया, उसने रिस्पॉन्ड किया। वो कामली अपनी डेस्क पर गया, अपनी गलती ठीक की और बिना उस इंसल्ट से इमोशनली अटैच हुए अपना काम शुरू किया। ये उसका पहला छोटा विन था।
उस दिन रोहन को समझ आ गया था कि उसका माइंड उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, पर अगर वो इस माइंड को ऑब्जर्व करना सीख ले तो यही माइंड उसका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। पर लाइफ इतनी आसान नहीं होती मेरे दोस्त। ऑफिस की प्रॉब्लम तो उसने लेबल कर दी, पर उसका दिल जो रिया के जाने से चकनाचूर हो रखा था, उसका क्या? अटैचमेंट और पास्ट का दलदल उसे अभी एक ऐसी गहरी खाई में ढकेलने वाला था जहां से निकलने के लिए उसे बुक की सबसे डीपेस्ट और पेनफुल थियरी की जरूरत पड़ने वाली थी। भाई, ऑफिस की प्रॉब्लम तो उसने एक दिन हैंडल कर ली, पर असली आग तो घर के अंदर लगी थी। दिन की रोशनी में तो इंसान दुनिया से लड़ लेता है, पर रात के अंधेरे में जब वो अपने आप से अकेला होता है, तब असली घुटन शुरू होती है। उस रात रोहन अपने कमरे में अकेला था। उसने कबर्ड खोला तो गलती से रिया की दी हुई एक पुरानी वॉच उसके हाथ में आ गई। उस एक वॉच ने उसके अंदर के उस पूरे ज्वालामुखी को फाड़ दिया जो वो महीनों से दबाकर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरह रोने लगा। उसका दिमाग फिर से उसी आग में जलने लगा। काश मैंने वो गलती न की होती, काश वो वापस आ जाए, काश मैं कुछ करके उसको मना लूं। वो रिया की यादों से इस कदर चिपका हुआ था कि उसका प्रेजेंट पूरी तरह से राख बन रहा था। तुम्हें पता है सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? जब हमें लगता है कि हमारा दर्द किसी और ने दिया है, पर सच तो ये होता है कि हमने उस दर्द को खुद कस के पकड़ा होता है। तभी रोते रोते उसके दिमाग में उस बुक की सबसे ब्रूटल, सबसे कॉम्प्लेक्स थ्योरी स्ट्राइक की। बुक में क्लियर लिखा था, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द हमें सिचुएशंस नहीं देती, बल्कि उन चीजों से हमारा अटैचमेंट देता है जिनसे हम चिपक कर बैठ जाते हैं। रोहन की सांसें अटकी रह गई। अटैचमेंट? उसने सोचा, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता था। बुक ने जैसी उसकी इस गलतफहमी को तोड़ते हुए कहा था कि हम अक्सर लोगों से और सिचुएशन से इतने अटैच हो जाते हैं कि हम चाहते हैं वो हमेशा हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करें। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान की अपनी सोच और डिसीजंस होते हैं। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। रोहन ने रियलाइज किया कि उसने प्यार के नाम पर अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी पूरी खुशी किसी और पर डिपेंड कर दी थी। अटैचमेंट का मतलब सिर्फ प्यार करना नहीं होता, बल्कि किसी चीज पर अपनी हैप्पीनेस पूरी तरह से डिपेंड कर देना होता है। अगर रिया उसके साथ थी तो वो खुश था, जब वो चली गई तो उसकी खुशी भी उसके साथ चली गई। ये रियलाइजेशन रोहन के लिए एक ऐसी बेचैनी लाया जिसे बर्दाश्त करना आसान नहीं था। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती से वो आखिरी उम्मीद भी छीन ली हो। बुक ने बताया था कि ये अटैचमेंट एक इनविजिबल चेन की तरह होता है। बाहर से लगता है कि तुम आज़ाद हो, लेकिन अंदर से तुम एक ही चीज़ से बंधे हुए होते हो। तुम बार बार उसी इंसान के बारे में सोचते हो, उसी आउटकम के पीछे भागते हो, और यही मेंटल लूप तुम्हें पूरी तरह थका देता है। रोहन एग्जैक्टली इसी लूप में फंसा हुआ था। उसकी सारी एनर्जी रिया को वापस लाने की नामुमकिन कोशिश में बर्बाद हो रही थी। और फिर आया वो मोमेंट, द डीप आहा मोमेंट। रोहन ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ था। उसने खुद से पूछा, कब तक मैं उस पास्ट को बदलने की कोशिश करूंगा जो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। उसको बुक का सबसे बड़ा लेसन याद आया, लेटिंग गो, जाने देना। लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने इमोशंस फील करना बंद कर दो। इसका सीधा सा मतलब था रियलिटी को एक्सेप्ट करना। पहला स्टेप था ये मानना कि रिया अब वापस नहीं आएगी, वो सिचुएशन पहले जैसी नहीं होगी। ये सच इतना पेनफुल था कि रोहन का दिल रो पड़ा। पर बुक कहती है कि जब तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी हीलिंग शुरू होती है। उस रात जमीन पर बैठे हुए रोहन ने अपनी आंखें बंद की। उसने उस इनविजिबल चेन को महसूस किया। उसने सोचा कि लेटिंग गो का मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं है। वो उन यादों को, उन लेसन्स को याद रख सकता है, पर इस पेन को पकड़कर रखने की अब कोई जरूरत नहीं है। उसने ठंडी सांस ली और बुक का एक पावरफुल सवाल खुद से पूछा, क्या ये अटैचमेंट मुझे पीस दे रहा है या पेन? जवाब उसके पूरे जिस्म में गूंज गया, पेन। भाई, उस एक सेकंड में सब बदल गया, जैसे बरसों की घुटन के बाद अचानक कमरे की सारी खिड़कियां खुल गई हों। रोहन ने रिया की उस वॉच को वापस ड्रॉअर में रखा, पर इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी एनर्जी जो उसने एक दूसरे इंसान में इन्वेस्ट की थी, उसे वापस अपने अंदर लाएगा। जब हम अटैच होते हैं तो हम खुद को खो देते हैं, पर जब हम लेट गो करते हैं तो हम खुद को वापस पा लेते हैं। रोहन के आंसू अब सूख चुके थे। उसके अंदर का रोने वाला विक्टिम अब मर चुका था। अब वहां एक नया इंसान था जिसकी आंखों में एक आग थी। उसने खुद से कहा, मैं उस पास्ट में फंसा नहीं रहूंगा, मैं प्रेजेंट में जीऊंगा। उसे समझ आ गया था कि किसी भी इंसान या आउटकम पर अपनी लाइफ की पीस को डिपेंड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। असली आज़ादी तब है जब तुम्हारी पीस बाहर की चीज़ों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अंदर से आए। रोहन उठ खड़ा हुआ। कमरे की खामोशी अब उसे डरा नहीं रही थी, वो खामोशी अब उसकी ताकत बन रही थी।
वो अटैच होकर टूट चुका था, पर अब वो लेट गो करके फ्री हो गया था। उसका स्पेस, उसका दिमाग, जो महीनों से एक ही इंसान से भरा हुआ था, अब ओपन हो गया था, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और सबसे जरूरी, अपने खुद के लिए। ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, ये एक इंसान के राख से उठकर वापस आग बनने की कहानी थी। अब रोहन तैयार था। वो रोते हुए लड़के से एक ऐसे वॉरियर में बदल चुका था जिसके पास अपने दिमाग का कंट्रोल था। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में परमानेंटली कैसे उतारना था, वो आखिरी रोड मैप अभी बाकी था। 6 महीने बीत चुके हैं। रोहन अब भी पुणे के कोथरूड वाले उसी छोटे से 1 BHK फ्लैट में रहता है। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है, ट्रैफिक, शोर और भागदौड़। लेकिन उस फ्लैट के अंदर की हवा अब बदल चुकी है। पहले जिस कमरे की खामोशी में एक अजीब सी घुटन थी, आज वहां एक गहरा सुकून है। रोहन अब रात के 2 बजे एंग्जाइटी और बेचैनी के मारे उठकर अपना फोन चेक नहीं करता। रिया की यादों की वो जंजीर अब टूट चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। प्रॉब्लम्स आज भी आती हैं। पिछले हफ्ते ही ऑफिस में उसे एक नया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने को मिला। पहले वाला रोहन होता तो इस चैलेंज को देखकर पैरालाइज हो जाता। वो परफेक्शनिज्म के इनविजिबल प्रेशर में दब जाता, ये सोचकर कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसका फोकस रिजल्ट पर चला जाता और वो एक्शन लेने से ही डरता। लेकिन इस नए रोहन ने खुद को उस परफेक्शन के ट्रैप से आज़ाद कर लिया था। उसने बुक का एक नया अस्त्र यानी वेपन सीख लिया था, एक्सीलेंटिज्म या इम्प्रूवमेंट माइंडसेट। जब प्रोजेक्ट के पहले ही दिन उससे एक बड़ी गलती हुई तो उसने वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खुद को गालियां नहीं दी। उसने खुद से कहा, गलतियां दुश्मन नहीं, टीचर्स हैं। उसने उस गलती को फीडबैक की तरह लिया और कामली आगे बढ़ गया। पहले उसकी हैप्पीनेस किसी परफेक्ट रिजल्ट पर डिपेंड करती थी, पर अब उसे समझ आ गया था कि असली आज़ादी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में है। ये नया रोहन अब रिएक्ट नहीं करता, वो कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करता है। उसका इनर क्रिटिक जो पहले उस पर हावी रहता था, अब सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह गया है, क्योंकि रोहन अब उस कार का पैसेंजर नहीं, ड्राइवर बन चुका है। मेरे भाई, ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है, ये मेरी कहानी है। हम सब किसी न किसी रिया, किसी टॉक्सिक बॉस या किसी फेलियर की यादों की राख को अपने सीने से लगाकर बैठे हैं। बाहर से तो हम आज़ाद दिखते हैं, पर अंदर से उन्हीं पुराने थॉट्स और अटैचमेंट्स की इनविजिबल चेन से बंधे हुए हैं। पर अब बस, रोने का, खुद पर तरस खाने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अगर तुम उस घुटन से निकलकर अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस चाहते हो, तो ये रहा तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रोड मैप। ये वो 4 पिलर्स हैं जो तुम्हारी दुनिया बदल देंगे। स्टेप 1, द कंट्रोल फिल्टर। अपना दायरा पहचानो। जब भी एंग्जाइटी से तुम्हारी छाती भरी हो जाए, वहीं रुको। दिमाग में चल रहे उस शोर को म्यूट करो और खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, इसमें क्या मेरे कंट्रोल में है? दूसरे लोग कैसा बिहेव करते हैं, पास्ट में क्या हुआ या फ्यूचर कैसा होगा, ये सब तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, इसलिए इन पर रोना बंद करो। तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा रिस्पॉन्स है। अपनी सारी एनर्जी उस पर शिफ्ट कर दो। जैसे ही तुम फोकस वहां लाओगे जो तुम्हारे हाथ में है, तुम एक विक्टिम से उठकर क्रिएटर बन जाओगे। स्टेप 2, बिकम द ऑब्जर्वर। बादलों को देखना सीखो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अगेंस्ट झूठ बोलता है। जब भी वो कहे कि तू फेल है, तू बेकार है, तो याद रखना, योर थॉट्स आर नॉट यू। थॉट्स सिर्फ आसमान में आने जाने वाले बादलों यानी क्लाउड्स की तरह होते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे लेबल करो। खुद से कहो, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है। तुम वो थॉट्स नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले ऑब्जर्वर हो। जब तुम उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, उनसे चिपकोगे नहीं, तो ओवर थिंकिंग अपने आप मर जाएगी। स्टेप 3, एम्ब्रेस एक्सीलेंटिज्म। परफेक्शनिज्म को आग लगाओ। हम इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हम इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हम सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं। परफेक्शनिज्म एक इल्यूजन है जो सिर्फ स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन देता है। आज से परफेक्ट बनने का प्रेशर हटा दो और बेटर बनने पर फोकस करो। छोटे स्टेप्स लो। अगर जिम जाना है तो परफेक्ट वर्कआउट का वेट मत करो, बस 20 मिनट से शुरू करो। गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा मिस्टेक्स के थ्रू ही आती है। स्टेप 4, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जंजीरों को तोड़ना। सबसे पेनफुल पर सबसे ज़रूरी स्टेप। तुम जिस इंसान, जिस आउटकम या जिस पास्ट रिजल्ट से अटैच होकर बैठे हो, खुद से पूछो कि क्या ये अटैचमेंट मुझे पीस दे रहा है या पेन। अगर जवाब पेन है तो उसे जाने दो।
लेटिंग गो का मतलब इमोशंस को मारना या भूलना नहीं है, इसका मतलब है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। ये मानना कि वो पास्ट अब बदल नहीं सकता। अपनी एनर्जी जो तुमने दूसरों को दे रखी है उसे वापस अपने अंदर लाओ। तुम पूरे हो, तुम्हें कंप्लीट फील करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। भाई, कब तक उस पास्ट की कब्र पर बैठकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे? ज़िंदगी तब नहीं बदलती जब बाहर की सिचुएशन अच्छी होती है। ज़िंदगी तब बदलती है जब अंदर का माइंडसेट एक योद्धा बन जाता है। तुम्हारा माइंड, जो अब तक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था, अगर तुम इन स्टेप्स को फॉलो करो तो वही माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। जो बीत गया वो एक ख्वाब था जो टूट गया। जो चला गया वो राख बन चुका है। पर उस राख को उड़ा दो, क्योंकि अब एक नई उम्मीद की आग जलाने का वक्त आ गया है। तुम्हारे पास सिर्फ आज है, और यही वो जगह है जहां तुम एक्शन ले सकते हो। सांस लो, उस दर्द को लेट गो करो और उठकर अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लो। क्योंकि असली आज़ादी, असली सुकून किसी दूसरे इंसान में नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर। अब जाओ और अपनी कहानी खुद लिखो। ऐसी और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नया चैप्टर आप तक तुरंत पहुंचे। अगली स्टोरी आपकी पसंद की होगी, बस कमेंट में बुक का नाम बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।